नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की हर चीज मुझे मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिए वह सब उसे भारत में मिल सकता है। भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। भारत के दुनिया के उन कुछ महान देशों में से है भारत, जिन्होंने अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखा है। भारत का ध्येय दूसरे देशों से कुछ अलग है। भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छा से जैसा प्रयत्न किया, उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। दूसरे देश पशुबल के पुजारी हैं, भारत के अपने आत्मबल से सबको जीत सकता है। इतिहास इस सच्चाई के न जाने कितने उदाहरण दे सकता है कि पशुबल आत्मबल की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है, जिसके निर्माण में उनका महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें अलग अलग संप्रदायों का मेल जोल होगा। स्त्रियों को पुरुषों के जैसे अधिकार होंगे, ना हम किसी का शोषण करेंगे और ना ही किसी के द्वारा हम अपना शोषण होने देंगे। यह है मेरे सपनों का भारत। इससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा। ये विचार हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर संसद टीवी उन्हें नमन करता है पूरे आदर और सम्मान के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजघाट पर बापू को नमन कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित देश के प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपिता को नमन। उनकी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बापू को याद किया जा रहा है। उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी सीख, उनके सत्य के प्रयोग आज भी प्रासंगिक हैं। सीधी तस्वीरें राजघाट से इस समय आप देख रहे हैं, जहां आज तमाम गणमान्य लोग बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन बापू को अर्पित किए। बापू को नमन करने का दिन है आज। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू के समाधि स्थल को सुंदर फूलों से सजाया गया है। पूरे सम्मान के साथ उन्हें आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में याद किया जा रहा है। अहिंसक विरोध का बापू का सिखाया हुआ सबक पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है और आज बापू को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर तमाम गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बापू को राजघाट पर नमन किया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट से। सत्य अहिंसा का मंत्र बापू ने दिया, अहिंसा परमो धर्म की बात बापू ने कही। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण यह भी है कि जब बापू से यह पूछा गया कि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे, तब बापू का जवाब था, मैं हिंसा को चुनूंगा। बिल्कुल,
और कहा भी गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। यानी कि धर्म के लिए यदि आवश्यक हो तो हथियार उठाना भी गलत नहीं है। बापू के ये तमाम विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आज न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में बापू को सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें राजघाट से फिलहाल आप देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की और इसी तरह से तमाम केंद्रीय मंत्रियों का राजघाट पहुंचना जारी है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बापू के समाधि स्थल राजघाट से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर आज पूरा देश विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। दुनिया भर के तमाम बड़े दिग्गज, बड़े नेता आज बापू को याद कर रहे हैं। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बिल्कुल, महात्मा गांधी के आदर्शों, विचारों का जितना प्रभाव उनके जीवित रहते हुए था, उतना ही आज भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। उनके विचार आदेश होते थे करोड़ों करोड़ लोगों के लिए। बापू के तमाम अनमोल विचार जिनसे हर व्यक्ति को आज भी प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती। सत्य और अहिंसा के माध्यम से कैसे जीता जा सकता है परिस्थितियों को, ये सीख बापू ने दी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के सम्मान में हर साल 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी सेलिब्रेट करने का, मनाने का ऐलान किया। आज राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मना रहे हैं। राजघाट से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बापू को भजनों के माध्यम से भी आदरांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं जाहिर तौर पर कोविड प्रोटोकॉल के बीच ये जो श्रद्धांजलि सभा है आयोजित की गई है राजघाट पर, जहां तमाम गणमान्य लोग और आज के दिन आम लोग भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचेंगे। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता। तो देश आज महात्मा गांधी को याद कर रहा है। बिल्कुल, देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है और तमाम महात्मा गांधी के जो अनमोल विचार हैं वो भी एक बार आज फिर याद किए जा रहे हैं, उन्हें दोहराया जा रहा है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मना रहे हैं। अहिंसा का उनका संदेश जो पूरी दुनिया में आज भी प्रासंगिक है, मायने रखता है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो आज के दौर में जो बापू के विचार हैं वो और ज्यादा प्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू के समाधि स्थल पर और उसके बाद
अब ये सीधी तस्वीरें बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ जो लोग हैं तमाम वो वहां पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बापू के श्री चरणों में। मनसा वाचा कर्मणा यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव जब व्यक्ति पर होता है तो वो उसे अपने आप में पूरा बनाता है, और यही बात बापू में थी। यानी कि जो मन में था, जो कहा गया और जो कर्म में है, उन तीनों में समानता ये बापू में देखने को मिलती थी। इसीलिए बापू ने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वो जो सोचता है वो बन जाता है। बापू के प्रयोग देशवासियों को एकजुट कर देश को स्वतंत्रता दिलाने में प्रभावी थे। लोग बापू के विचारों को आदर्श मानते थे। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बापू का प्रभाव था, और बापू प्रेरणा थे दुनिया के कई सारे देशों की स्वतंत्रता संग्राम के भी। बापू ने कहा था कि आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर के समान होती है। और आपको बता दें कि आज विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें विजय घाट से, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन किया जा रहा है। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो देश आज दो वीर सपूतों की जन्म जयंती एक साथ मना रहा है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद इस समय विजय घाट पर मौजूद हैं, जहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विजय घाट पर। सादा जीवन और उच्च विचार, इन पंक्तियों के पूरक थे लाल बहादुर शास्त्री। देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री ने सहजता, विनम्रता को नहीं छोड़ा। तो आज देश दो महान विभूतियों को नमन कर रहा है, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों की ही जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पहले राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद विजय घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें विजय घाट की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती। पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया, और उनके विचारों ने, उनके सत्य और अहिंसा के दिखाए हुए मार्ग ने पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई। आज हम बापू की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मना रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उनके विचारों को आज के दौर में भी जितना प्रासंगिक माना जाता है, उसके बाद इसे समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को महात्मा गांधी के सम्मान में 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, और आज पूरी दुनिया इसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मना रही है।
हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत वो देश है जिसने कभी भी दुनिया के किसी भी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। भारत वो देश है जिसने कभी भी आगे रहकर किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना बापू के विचारों को प्रदर्शित करती है। और उसी का प्रमाण है कि आज बापू के विचार जितने उनके जीवन काल में प्रासंगिक थे, उतने ही आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में बहुत सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। और इसीलिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला आज सुबह से ही सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से तमाम दिग्गज बापू को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर हर देश का मानना है कि पूज्य बापू का जीवन और आदर्श न सिर्फ देश की हर पीढ़ी को बल्कि दुनिया के लिए कहीं ना कहीं नजीर है, और वो हर पीढ़ी को कर्तव्य के पथ पर, सत्य के पथ पर, अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित करते हैं कि यदि ठान लिया जाए तो सत्य और अहिंसा के बल पर भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अपने सामने झुकाया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह से बापू के आंदोलन और सत्याग्रह की शुरुआत हुई। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये तमाम सारे बापू के प्रयास वो हैं जिनके माध्यम से हमारा देश आजाद हुआ। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। और अपने इन्हीं विचारों की बदौलत बापू ने हमें आजादी दिलाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विजय घाट पहुंचे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को आदरांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विजय घाट से। तो आज का दिन देश के लिए बेहद खास महत्व रखने वाला दिन, इसकी अहमियत हर देशवासी के लिए दुगनी हो रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ हम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मना रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट से देख रहे हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही तमाम गणमान्य लोग आज गुदड़ी के लाल को भी याद कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती। आज भारत इन दोनों महान विभूतियों को नमन कर रहा है। शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में आज देश इस खास दिन को मना रहा है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और उनकी सादगी और साहस से हर कोई परिचित है। लाल बहादुर शास्त्री एक अद्वितीय नेता, और जितना महान उनका व्यक्तित्व था उतने ही सामान्य उनके विचार थे।
तो आज बापू की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती को देश मना रहा है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। बापू के ये विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने कि उनके जीवन काल में थे। जाहिर तौर पर हम सीधी तस्वीरें राजघाट और विजय घाट से तो लगातार आपको दिखाई रहे हैं। इस मौके पर, इस अवसर पर तमाम लोग ट्वीट के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बापू को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सोशल मीडिया पर भी याद किया जा रहा है और अपनी अपनी तरफ से हर आमो खास उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बापू को श्रद्धांजलि दिया। सुबह सुबह उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट बापू की जन्म जयंती पर। तमाम सारे गणमान्य नागरिकों ने आज बापू की जन्म जयंती पर उन्हें स्मरण किया और साथ ही साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी ट्वीट लिखकर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उन्होंने कहा कि मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो देश आज दो विभूतियों को नमन कर रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों ही महान विभूतियां जिनके महान विचारों ने इन्हें खास बनाया। अपने प्रियजनों में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है, ये बापू के विचार थे। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें, ये बापू के विचार थे। तो सीधी तस्वीरें एक बार फिर हम राजघाट से आपको दिखा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें राजघाट से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। बापू राम के उपासक भी रहे। जब बापू ने अपने प्राण छोड़े तो उनके मुख से निकलने वाले जो दो शब्द थे वो हे राम थे। धार्मिक संस्कारों से बापू प्रेरित थे और उनके जीवन में सत्य, अहिंसा आदर्श महत्वपूर्ण थे। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बापू को नमन करते हुए बापू की समाधि स्थल राजघाट से। बापू कहते थे कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। ये बापू के विचार हैं जो जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की ताकत आज भी रखते हैं। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
Sheni Leham Shilo Lehat Bira Beli Eshi Belita राजघाट पर Beloha श्री वेंकैया नायडू और उनके साथ कई गणमान्य अतिथि मौजूद हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। राजघाट आज पर 2 अक्टूबर सर्वधर्म गांधी जयंती सभा का आयोजन किया गया है, जहां आज तमाम गणमान्य लोग एक अमर दिवस है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन बापू के समाधि स्थल राजघाट पर। जिंदा रखेंगे उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलकर। Isha Be Avira Be Imruhi Viyati Adonai Li Belo Ira. Psalm 23. Mizmor le David Adonai Roi Lo Ehesar Bin Odeshet Yar Biseni Alme Menuhot Enahaleni Napshib Eshobeb Yanheni Bemagele Sedek Leman Shemot Tam Kielet Begen Salamavet Lo Irarab Piata Imagdi Shipte Ka Ubishante Ka भारत की आजादी के नायक और करोड़ों भारतीयों के बापू आज भी अपने विचारों से हमें राह दिखाते हैं। Gandhi ji always believed, and his beliefs still resonate with each one of us. He believed in simple living and high thinking. His words and beliefs have stood the test of time and are far more relevant today when the world is going through a turbulent time. He refreshes my soul. He nearly invented a unique way of living in which he emphasized Yea, though I walk on non-violence, shadow of death, equality, fear no evil. and Because peace. God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Amen. बना में खुदाओ, बना में आजाद, बख्शाओ यन्ने बख्शाओ, यस्कर मेहरबान, यशोतनाम हाइतिम यजमैदाई, Anovaitim gatham mashonim mashayratom yazamaidai. Anovaitiao gathiao handatao yazamaidai. Yangyatam atyasne paiti mangom mazorao. Vaitya sarachao yangam chao tasao tawasao yazamaidai. Banami khodao banami azad bakshao yandahe bakshao yazgar mehrbaun. Rajistayao, chistayao, mastadatayao, shoniyao, dainayao, mangoyao,
Pastayastois in Beraus Wadaros, que Kodai Barkalang Forestade, in house के jartos सीधी तस्वीरें आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट से देख रहे हैं, जहां इस समय सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आज सुबह से ही तमाम गणमान्य लोग, तमाम बड़ी हस्तियां बापू को याद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कुछ ही पलों पहले राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जन्म जयंती मना रहा है। और इसी के साथ साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां आज बापू को याद कर रही हैं। आज बापू की जन्म जयंती के अवसर पर वियतनाम और वेनेजुएला के राजदूत ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। Today we celebrate the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, a day of transcendence for all humanity and especially significance for Venezuela, a country that vindicates the principles, life and immortal legacy of Gandhi. Why does Gandhi live among us today? Because his message has an ever greater validity, because the world needs his example, it needs his word. Because Gandhi taught us to be the best of human condition, the way of truth, brotherhood between the peoples, respect between nations, solidarity and peace. Because Gandhi taught us to live with what is ours, to be proud of our elders, to give young people a space to assume the vital role, to work for the families, the most humble. He taught us the importance of community work, that we all are the same. In Venezuela, we identify Gandhi with our liberator Simón Bolívar, because although both leaders live in different times, they mark the same destiny of happiness, union and brotherhood between the peoples. Long life to the brotherhood of India and Venezuela. Gandhi lived in us. 2nd October is not only the public holidays in India, because it is the birthday of Mahatma Gandhi, the great son of India and the hero of the world. But for me, 2nd October is very important, because it is on 2nd October 2018 I set my foot in India to begin my tenure as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Vietnam in India. Today, 3 years have passed, and I remember the past 3 years with fond memories. But most importantly, I will remember forever the day I arrived in India is the birthday of Mahatma Gandhi. And more importantly, I would like to see the statue of Mahatma Gandhi to be erected soon in Vietnam on this occasion. For me, Mahatma Gandhi is a great man, and the quote I love most from him is that if you want to lose yourself, then lose yourself in the service of others, and only by doing so you can find yourself. Thank you very much and congratulations on the birthday of Mahatma Gandhi. दुनिया की बड़ी हस्तियां और इस समय हमने वियतनाम और वेनेजुएला के राजदूत को सुना, जो आज महात्मा गांधी को एक
दुनिया के हीरो के तौर पर याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में आज का दिन यानी 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है, बेहद खास महत्व रखता है। ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिल्कुल प्रीति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन 1869 को हुआ था। उनके कार्यों और विचारों ने देश की स्वतंत्रता और इसके बाद आजाद भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने स्वाधीनता को आंदोलन बना दिया और देश को आजादी दिलवा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन स्वाधीनता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। सादा जीवन, उच्च विचार पर चलने वाली दोनों विभूतियों का जन्म बरस तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जन्म तारीख और महीना एक है, 2 अक्टूबर। ये सर्वविदित है कि प्राण त्यागते समय महात्मा गांधी के मुख से राम निकला था, लेकिन पूरा सत्य यह है कि राम नाम उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसे उनके घर काम करने वाली दाई रंभा ने गांधी जी को उस वक्त दिया था जब वो बालक मोहन हुआ करते थे और भूत से डरा करते थे। दाई मां रंभा ने कहा, हमेशा राम नाम लिया करो तो कभी किसी से डर नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ। राम पर अगाध विश्वास करते हुए गांधी जी बिना खड़ग बिना ढाल के ही ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ गए और भारत को आजाद करवा कर ही दम लिया। देश की आजादी के लिए यूं तो सैकड़ों हजारों ने लड़ाई लड़ी और जान न्यौछावर की, लेकिन गांधी जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने स्वाधीनता को जन आंदोलन बना दिया, जिसकी शुरुआत यूं तो दक्षिण अफ्रीका में ही हो गई थी, जहां गोरों की रंग भेदी नीति के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद रेल से धक्का देकर उतार दिया गया था। गांधी जी को धक्का देना अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के ही अंग्रेजों के खिलाफ समानता की जंग शुरू कर दी। उसके बाद 1916 में स्वदेश लौटकर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने एक के बाद एक आंदोलन छेड़ दिए, जिसकी शुरुआत चंपारण से हुई। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ। यहाँ के किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे उनकी जमीन बंजर हो रही थी। चंपारण के किसानों के आग्रह पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जज उन्हें 1 रुपए के मुचलके पर जमानत देने पर राजी हो गया। गांधी जी ने कहा, उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाकर अपने अधिकार का प्रयोग किया है, वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर जज को लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। गांधी जी के सत्य के आग्रह के आगे जज झुक गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में फैल गई और गांधी जी को इसी आंदोलन से महात्मा की उपाधि मिली। गांधी जी ने भी देशवासियों की दशा देखकर एक ही कपड़े में पूरे जीवन को व्यतीत करने का प्रण ले लिया। चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़कर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और इन्हीं आंदोलनों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रेरित किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 साल के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विजय घाट से, जहां पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर आज बापू के साथ साथ देश लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है।
राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट से ये सीधी तस्वीर। आज लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 118वीं जयंती मनाई जा रही है और हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, और आज उन्हें भी देश याद कर रहा है। 2 अक्टूबर 1904 में उनका जन्म हुआ और सादगी और साहस लाल बहादुर शास्त्री, जिनसे हर कोई परिचित है। बात 1965 के युद्ध की करें, जब 1962 के युद्ध में भारत चीन से का मुकाबला हुआ, भारत और चीन का, तब पाकिस्तान को ये भ्रम हुआ था कि भारतीय सेना की बाजुओं में शायद दम नहीं है, लेकिन इसी सोच के साथ भारत पर हमला किया पाकिस्तान ने, और उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जो रणनीति अपनाई, अपनी रणनीति के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं, बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा, एक साथ एकजुट होकर। ये विचार थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के। उनका कहना था कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के विचार और उनके आदर्श भी जीवंत हैं और प्रासंगिक। बहुत ही साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि कद भले ही छोटा था, लेकिन उनका जीवन सच्चे आदर्शों से भरा हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी को आज देश नमन कर रहा है। और हरित क्रांति की जब बात होती है, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है। खेत की मिट्टी को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और तमाम विरोध के सुर भी गूंजे, लेकिन हरित क्रांति को लेकर शास्त्री जी को देश याद करता है। हर साल रबी और खरीफ मौसम से पहले जो खादों की कीमत थी, उसे लेकर किसान संगठन, हम जानते हैं कि उनकी चिंताएं अपनी होती है। उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर बातें उठती हैं। कृषि को लेकर जो तमाम बातें थी, उनका हल निकालने की दिशा में शास्त्री जी के विचारों को, उनके कदमों को याद किया जाता है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हर कोई याद कर रहा है और वक्त गवाह है कि शास्त्री जी ने हरित क्रांति का आगाज करके कहीं ना कहीं देश को अन्न के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। यानी कि भारत के जवानों और भारत के किसानों को केंद्र में लाने में और उनके उत्थान के लिए कार्य करने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का योगदान अभूतपूर्व था। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूं कि यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ नहीं निपटते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं विजय घाट से, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल से। लाल बहादुर शास्त्री की छत्रो छाया में ही भारत ने, इस देश ने हरित क्रांति का अनुभव किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 में पहले महीने में भारी उद्योग से बदलकर मध्यम उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि पर
जोर देने का संकेत दिया और कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनता चला गया। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वर्ष 1964 से 1966 तक इस पद पर सेवाएं दी। जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वे भारत के गृह मंत्री थे और एक बार उत्तर प्रदेश में मंत्री पद भी उन्होंने संभाला। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का कुशल और प्रभावी नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान उनका जय जवान जय किसान नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। जाहिर तौर पर आज उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को याद करने का दिन है और जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी का दिया हुआ नारा, और इसी नारे से लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के साथ साथ जो कृषि वैज्ञानिक थे उनको भी प्रेरित किया ताकि हरित क्रांति के बीज बोए जा सकें। अपने कार्यकाल के कुछ महीनों के दौरान ही जब लाल बहादुर शास्त्री ने अनुभव किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो लिंडन जॉनसन हैं, चलिए हरित क्रांति की बात पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजघाट की, जहां इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए टू फ्रेम पे ये आदर भाव है भारत के राष्ट्रपति का देश के राष्ट्रपिता के लिए। बापू की 152वीं जयंती पर भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। राजघाट पर बापू की याद में भजन गाए जा रहे हैं। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीधी तस्वीरें राजघाट से। सर कोविंद पे मैं कोविंद हूँ, मिनिस्टर ऑफ कर वाइट को वाइट पर ना पर दुख उपकार करे तो मनव अभिमान आन वैष्णव जन तो कही पीड़ पराए जान सकल लोक मां सहुन वंद निंदान कर केणी सकल लोक मां सहुन वंद निंदान कर
वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ पराए जाने रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे पर सृजन मातरे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागे पर सृजन मातरे जीवार्थ की असत्य न बोले जीवार्थ की असत्य न बोले पर धन न बझाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ पराए जाने रे मोह माया व्यापे नहीं जेने ध्रुव भाग्य जना मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे राम नाम शुद्धाणी लागी राम नाम शुद्धाणी लागी सकड़ तीरथ तेरा तन मारे वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीर पराए जाने वण लोभीन कपट रहित छे काम क्रोध निवार्याने वण लोभीन कपट रहित छे काम क्रोध निवार्याने भण नरसयो तेनु दर्शन करना मन नरसयो तेनु दर्शन करता उड़े को तेरा आया रे वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ पराए जाने रे पर दुख उपकार करे तो पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान आन रे वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराए जान रे ये पूरा इतना पोडियम रखो मैं कर रहा हूँ तो राजघाट से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके निकले और ये सीधी तस्वीरें हमने आपको राजघाट और विजय घाट से दिखाई। और अब इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष जे.एस. राजपूत। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, आप मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर जोशी, पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। और आज पूरा देश महात्मा गांधी, और पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रही है। बापू के विचार
हम मानते हैं कि सार्वभौमिक हैं, एक तरह से सर्वकालिक भी हैं। तो 152वीं जयंती पर उनके विचारों को लेकर आप क्या कहेंगे? आज भी कैसे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं उनके विचार? मुझे लगता है कि बापू के जो पूरे विचार हैं या बापू का जो जीवन दर्शन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हमारे लिए दिन प्रतिदिन और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं और अधिक समयानुकूल होते चले जा रहे हैं। उसकी विशेषता ये है कि बापू के विचारों में एक जो अद्भुत विशेषता थी वो ये थी कि वो नित्य नूतन चिर पुरातन भी थे। वो हमारी भारत की प्राचीन परंपरा को भी साथ में रखते थे और आगे आने वाले समय को भी ध्यान में रखते थे। इसलिए देखिए, जब हमने कोरोना काल में पिछले 2 साल में जो कुछ भी हमने अपने जीवन में भोगा है, उन सब में भी अगर आप गौर करें तो हम पाएंगे कि जो बापू की जीवन शैली थी, जो बापू के आदर्श थे, जो बापू की बातें थीं, वही सब हमारे लिए जीवनदायिनी साबित हुई। उन्होंने ही हम सबको तारा है। इसलिए आज भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों से, जो देश अपने आप को विकसित कहते थे, जो देश अपने आप को समृद्ध कहते थे, उन सभी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत अधिक अच्छी रही है। बापू का जो लगातार आग्रह था, उस आग्रह को हम अगर आज़ादी के समय से मानते तो हो सकता था कि आज भारत की दशा और ही कुछ होती। दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि आज़ादी के तुरंत बाद जिस तरह की देश में व्यवस्था हुई, शासन व्यवस्था हुई, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह उसी शासन व्यवस्था में ढाल लिया जिसके गुलामी के चंगुल से हम छूटे थे। बापू के आदर्श, बापू की जीवन शैली और बापू के विचार इससे सर्वथा भिन्न थे और इसका दर्शन हमें उनके द्वारा लिखे गए हिंद स्वराज में मिलता है। अगर हम हिंद स्वराज की एक एक पंक्ति को आज भी पढ़ें तो आज से 100 वर्ष पहले लिखी गई ये कृति भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही सामयिक और उतनी ही मार्मिक लगती है, तथ्यपरक लगती है। इसलिए बापू की 152वीं जयंती पर हमको लग रहा है कि बापू की प्रासंगिकता नहीं, बापू तो और लगातार जैसे जैसे समय बीतेगा बापू और अधिक प्रासंगिक होते चले जाएंगे। और इसलिए बापू के सारे शब्द एक बार फिर से हमें अपने चिंतन मनन में दोहराना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा मुझे आज लगता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक बात कही आपने सचिदानंद जी। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद जयेश राजपूत साहब भी मौजूद हैं। राजपूत साहब, समझना चाहेंगे आपसे, महात्मा गांधी के जीवन पर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर और स्वच्छता पर उनका खासा जोर रहा है। वर्तमान समय में ये चीजें आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत क्रांतिकारी बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिला है। इससे आप कैसे देखेंगे? जैसे जैसे जोशी जी ने कहा, समय आगे चल रहा है, गांधी जी के विचार और प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन अफ्रीका में, एशिया में हुए थे, जब हमारे यहाँ भी आंदोलन हो रहा था, उन सबका अध्ययन करने से पता लगेगा कि शिक्षा पर स्वतंत्रता के पहले किसी देश में इतना चिंतन नहीं हुआ था जितना गांधी जी के कारण भारत में हुआ। जी, प्रारंभ से ही वो शिक्षा को ही सबसे अधिक आगे बढ़ाते थे और इसी को भविष्य में आशा की किरण उन्होंने लिखा। उन्होंने 1922 में लिखा कि स्वराज अगर आज भी आ जाए तो हमें खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि शिक्षा सब तक नहीं पहुंची है। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके जीवन पर्यंत उन्होंने केवल इसका 1909 में हिंद स्वराज में ही जिक्र नहीं किया शिक्षा का, आगे भी लगातार वे प्रयोग करते रहे और उन प्रयोगों के जो फल निकले उसको आगे बढ़ाते रहे। बेसिक शिक्षा की जो बात थी, आज जब मैं दुनिया में अन्य देशों में देखता हूँ, चीन, जी, कोरिया, हम उनसे थोड़े से कहाँ पर पिछड़े, हमने हाथ से काम करने पर जोर नहीं दिया। और गांधी जी ये बात अपने समय में लिख रहे थे, हेड, हैंड एंड हार्ट, और चौथा भी है हार्मनी। तो आज की शिक्षा नीति दुनिया में कहीं भी आप कोई भी प्रतिवेदन पढ़िए, वो इन्हीं चारों पर जोर देता है। जैसे वो कहा जा रहा है ना, सीखने, जानने के लिए सीखना, कार्य करने के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना और साथ साथ मिलकर रहना सीखना, ये 4 स्तंभ माने जा रहे हैं दुनिया में। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र में हर देश कहता है। तो एक चारों गांधी जी के विचारों में हमें उस समय मिलते हैं जब 1910 में देखिए, 1920 में कहीं भी याद देखिए,
तो शिक्षा को जीवन का आधार माना जी। और मैं एक चीज और कह दूं जो मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि 1922 के एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए अगर आज तो भी मेरे लोग खुश नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। 4 चीजें उन पर भारी पड़ेंगी। वो 4 क्या थी? और बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि 1922 में कोई कैसे लिख सकता था कि वो 4 चीजें थी। चुनाव की खराबियां, दूसरा अन्याय, तीसरा प्रशासन का बोझ और चौथा था ट्रिचरी ऑफ द रिच। जो जितना संपन्न होगा वो दूसरे का शोषण करता रहेगा। उस समय कारपोरेट शब्द नहीं प्रयोग होता था। ठीक बात है, और यही बापू की प्रासंगिकता थी, दूरदृष्टिता की, और ये बताता है कि वो कितना भविष्य को लेकर के सोचते थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा की तस्वीर, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की सर्वधर्म प्रार्थना सभा। रहम वाला मेहरबान है, हर तरह की स्तुति भगवान के ही योग्य है। वह सारे विश्व का पालने पोसने वाला और उद्धारक, परम कृपाणु, परम दयालु है। चुकौती के दिन का वही मालिक है। पाप पुण्य का फल देने का वक्त इसी के अधीन है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन इस समय किया जा रहा है। लगातार हम जो ताज़ा तस्वीरें आज आ रही हैं बापू की जयंती से जुड़ी, साथ ही शास्त्री जी की जयंती से जुड़ी, वो लगातार हम आप तक दिखाते रहेंगे। 2 खास मेहमान भी इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, अभी जैसा प्रोफेसर राजपूत ने भी तमाम बड़ी बातें बताई, खासतौर से उन्होंने शिक्षा का जिक्र किया और 1922 में जो कही गई बातें थी कि अगर आज आज़ादी मिलती है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम पर भारी पड़ सकती है, उन पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को लेकर अगर मैं थोड़ा सा आपका फोकस समझना चाहूँ तो बापू को लेकर जितना देखा पढ़ा समझा आपने हैं, उसमें शिक्षा को लेकर जो विचार उनके रहे हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने जो कहा कि अपनी भाषा में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और आज इसे लेकर जिस तरह का जोर हम देख रहे हैं, एक बार फिर से नई शिक्षा नीति की हम बात करें या अपनी भाषा में शिक्षा होने की बात करें, तो ये दिशा आपको कैसी फिलहाल इस क्षेत्र को लेकर दिखाई दे रही है, उनके विचारों को लेकर? मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने पिछले साल लागू की है और हम उस पर जब अमल करने की बात देखते हैं तो उसका जो दर्शन है, अभी जैसे राजपूत सर बता रहे थे कि कौशल पर भी बल है। बापू की जो आग्रह था वो था कि जो हमारी अपनी जो विशेषताएं हैं, हमारा जो अपना स्किल है, कौशल है, उस पर बल मिले और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुशल हो, किसी न किसी स्तर पर वो कुशलता को प्राप्त करे। और इस दृष्टि से बापू ने लगातार इस बात पर भी जोर दिया, हाथ से काम, हाथ का काम, और उसको लेकर जो सारी बातें कही गई हैं, तो उस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उस पर बल दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर है, उस पर भी बहुत अधिक बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दिया गया है। संभवतः स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति आई है। हो सकता है ये अलग अलग समय में किए गए विचारों का, चाहे फिर वो डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हो, चाहे कोठारी कमीशन हो, और बाद के जो भी छोटे या बड़े कैसे भी प्रयास हुए हों, उन सभी प्रयासों के बाद भी ये एक समन्वित प्रयास हुआ है। लेकिन इसके साथ एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि ये बहुत साहसपूर्ण कदम था। जो औपनिवेशिकता थी जो हमारी भारत की, औपनिवेशिक मनोवृत्ति थी, उस औपनिवेशिक मनोवृत्ति से जो मुक्ति पाने का जो प्रयास, वो प्रयास पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ। और इसलिए उसमें पूरी तरह महात्मा गांधी का दर्शन दिखता है, चाहे वो मातृभाषा पर शिक्षा पे जोर हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा के महत्व पर जोर हो। और इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह याद है महात्मा गांधी जब BHU गए थे 1916 में, और उन्होंने पहली बात जो कही थी वो यही कही थी कि मैं हिंदी में भाषण देना चाहता हूं, मैं हिंदी में ही भाषण दूंगा। ये जो आग्रह है अपनी भाषा के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, इस आग्रह को सुदृढ़ करना आज हम देखते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इनिशिएटिव लेता है, और कई सारे जो तकनीकी संस्थान है वो अपनी मातृभाषा में तकनीकी पढ़ाई की बात कहते हैं, जो बात असंभव नहीं थी, पर हमने कभी उसका प्रयोग ही नहीं किया।
ये समय आया जब हम देखते हैं कि शिक्षा में इस तरह का एक क्रांतिकारी और साहसपूर्ण प्रयोग करने का ये अवसर प्राप्त जोशी हुआ जी, है। बिल्कुल डॉक्टर जोशी जी, माफ कीजिएगा, आपको हम रोक रहे हैं क्योंकि लगातार हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए सीधी तस्वीरें विजय घाट से। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजपूत साहब भी बने हुए हैं। राजपूत साहब, बापू के विचारों पर हम बात कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे में बापू का जो सामान्य कदकाठी उनकी थी, लेकिन उनके विचार और उनका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में जो दुनिया के देशों पर उनका प्रभाव था, उसे आप कैसे देखेंगे? श्री नारायण देसाई जी ने एक घटना का जिक्र किया था कि वो इजराइल में एक भाषण दे रहे थे, तो 15 साल की एक बच्ची आई और उसने पूछा कि मुझे गांधी जी पर लेख लिखना है। अब सभा के बाद कोई बच्चा 15 साल की बच्ची पूछे गांधी जी पे लेख लिखना है तो क्या बताया जा सकता है। उस समय नारायण देसाई जी ने कहा, गांधी जी हर बच्चे को भी उतना ही आदर देते थे जितना किसी बड़े को देते थे। और उस 15 साल की बच्ची ने कहा, मैं समझ गई, अब मैं लेख लिख लूंगी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां के लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित न होते हों, आज भी होते। उनका एक वाक्य जो हर जगह सुनाई देता है और जिसको लोग ग्रहण कर लेते हैं, भूलते नहीं है, वो था, प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, मगर एक के भी लालच की पूर्ति के लिए नहीं। इस समय दुनिया में प्रदूषण की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, कार्बन उत्सर्जन की बात होती है, नदियों में की स्थिति खराब होने की बात होती है जी। और अगर इस एक सिद्धांत को दुनिया आज भी मान ले तो निश्चित रूप से हमारी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गांधी के विचारों में इतनी अधिक प्रगाढ़ता है, इतनी अधिक समझ है, और मैं कई बार कहता हूं कि सारी समझ भारत की उस संस्कृत से निकली हुई है जिसे गांधी जी कहते थे, भारत में जो सहिष्णुता है जी, वह अद्भुत है। और उन्होंने बिना हिचक के इसके संबंध में लिखा है, जो सहिष्णुता, हर एक के प्रति सम्मान, सभी को एक सा मानना, तो इन विचारों को तो आज दुनिया में हर व्यक्ति को आवश्यकता है, हर देश को आवश्यकता है। क्योंकि मैं जहां मैं देश और विदेश में जाता हूं, हर आदमी कहता है अब चीजें बदल रही हैं, लोग एक संस्कृति में रहने वाले लोग, एक पंथ में रहने वाले लोगों को भी दूसरे पंथ मानने वालों के साथ रहना पड़ता है, अन्य भाषा भाषियों के साथ रहना पड़ता है, अन्य मत पंथ के लोगों के साथ आना है। अतः सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मनुष्यता के सामने साथ साथ मिलकर रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। और गांधी जी का तो जीवन इसी पर निर्धारित है। उनके विचार कहीं पर भी पढ़िए, आप यही कहेंगे। और यही बात हमारे बच्चों को नई शिक्षा नीति, जोशी ने जैसे कहा जी, बहुत समय लगा शिक्षा नीति में, लोग आलोचना करने लगे थे कि 4 साल हो गए शिक्षा नीति नहीं आई, मगर जिस प्रगाढ़ता और चिंतन की प्रमुखता के साथ वो शिक्षा नीति आई है जी, उससे ये सारी बातें कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कोठारी कमीशन के बाद से जितना भी कार्य हुआ है उसमें कहीं न कहीं उसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। गांधी जी के विचारों का जितना समायोजन इस नीति में है जी, उतना पहले हम नहीं कर पाए, कारण जो भी रहे हों, ठीक है, लेकिन उस समायोजन को क्रियान्वयन करने में बिल्कुल ठीक है, तभी सफल होंगे। ठीक है राजपूत साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे और आपको बता दें हम दर्शकों को कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें याद करने वाले संदेश आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बापू को आज याद किया और राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनकी स्मृति को नमन। तो 2 सपूतों की जन्म जयंती आज देश मना रहा है और जाहिर तौर पर यह देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन, बेहद खास दिन।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट करके कहा है कि मानवता की महानता सिर्फ मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। यानी आज शास्त्री जी और बापू के विचारों को हर कोई याद कर रहा है। और इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, बापू का जो जोर था वो महिलाओं को भी समान अधिकार देने में था। उनकी नजर में पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे के पूरक थे, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं था। समानता की इस बात को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि बापू के जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनका महिलाओं पर भी हम क्रांतिकारी प्रभाव देखते थे उस दौर में और आज के दौर में भी। बल्कि आपने बहुत अच्छी बात कही पराक्रम जी। मुझे लगता है कि बापू के जीवन में जो भी महिलाएं आई हैं और उनके जीवन में जिस तरह का परिवर्तन बापू के जीवन में आने के पश्चात हुआ है, उसके संदर्भ में बहुत अधिक व्याख्या करने की जरूरत है और उसे अलग से भी समझने की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने सिर्फ महिलाओं को समानता के अधिकार की बात नहीं है, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है। आज हमारा समाज जिस बात के लिए बार बार बहुत चिंतित हो रहा है और जिस बात के लिए हम सब एक तरह से आपस में भी इस बात का विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं कि समाज में अधिकार सिर्फ देने से पर्याप्त बात नहीं होती। महिलाओं का जो सम्मान है वो समाज में बराबरी का सम्मान हो, बराबरी का जिस तरह से दर्जा हो और उनको सम्मान की रक्षा हो, ये भारतीय संस्कृति का भी पोषक था। पहले भारतीय संस्कृति अगर आप देखें, आज से 1200 वर्ष पहले की अगर भारतीय संस्कृति को अगर आप सोचे देखें, तो उस समय का जो भारतीय समाज था उसमें स्त्री और पुरुष के बीच में एक अद्भुत समन्वय, अद्भुत समानता और परस्पर आदर का भाव था। ये जो बीच का काल हुआ जिसमें शनैः शनैः महिलाओं की जो इज्जत है समाज में धीरे धीरे घटी, उसके अनेकानेक कारण है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो बापू का जो दर्शन था वो जैसे हमारे पुरुष और स्त्री जिस तरह से दो समान हिस्से हैं जिसके जरिए समाज चलता है, उस तरह के भाव से हम समाज को आगे ले जाएं, ये बात बापू के जीवन में आती थी। अगर आप कस्तूरबा का जीवन पढ़े और बा के आरंभिक जीवन के अनुभव पढ़े तो आपको बड़ी रोचक सी बातें लगती हैं कि उनको भी कई बातों में आश्चर्य होता था, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया और सारी चीजें कि किस तरह से बा और बापू के बीच का भी जो तालमेल समन्वय था वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। चाहे फिर बापू के जीवन में आई अन्य जो महिलाएं, अन्य जो विदुषियां हैं, मातृशक्तियां हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को बापू के संपर्क में आने के बाद ढाला है, जिस तरह से अपने जीवन का उत्कर्ष किया है, वो अलग बात है। और इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी शिक्षा में भी बात जो कही है उसमें हमेशा महिलाओं की शिक्षा की, महिलाओं की समानता की, उसको लगातार उस पे उन्होंने बल दिया है। आज जैसे हमको अलग अलग योजनाएं बच्चियों को पढ़ाने के लिए चलानी पड़ती हैं, कई जगह कोई सरकारें साइकिल देता है, कई जगह कोई सरकारें मुफ्त शिक्षा देती हैं। अगर हम शुरू से, मैं फिर कहता हूं, अगर हम शुरू से बापू के उस दर्शन को मानते तो आज निश्चित तौर पर भारतीय समाज की दृष्टि ही बिल्कुल अलग होती। पिछले 5-7 वर्षों में जो प्रयास हम कर रहे हैं और बापू की बहुत सारी बातें हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, अभी थोड़ी देर पहले जब आप सफाई का जिक्र कर रहे थे तब भी मैं देख रहा था कि क्यों हमें पहले नहीं सोचा कि स्वच्छता हमारे जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए और इसके लिए किसी विशेष शासकीय अभियान की, सरकारी अभियान की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अंदर अंतर्निहित एक भाव होगा तो ठीक हो जाएंगी चीजें। ये बात बहुत छोटी लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है और कैसा दृश्य बदलता है। आज सफाई को लेकर जो सामाजिक चेतना है वो कैसे हमारे मन में आती है, कैसे हम कहीं सड़क पर अगर अवांछित कूड़ा पड़ा हो तो उसे उठाने से परहेज नहीं करते। स्वच्छता आदत बन गई है, बिल्कुल, और स्वच्छता आदत भी बनी है पराक्रम, जैसा भी जोशी जी भी जिक्र कर रहे हैं और प्रोफेसर राजपूत ने भी जिक्र किया। और स्वच्छता को लेकर अगर हम बड़े पहलू की तरफ बढ़ें तो स्वच्छता का संबंध न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से, और ये अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी किस तरह से बढ़ेगी, उसका असर कहीं ना कहीं जो हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर बात कही, स्वच्छता का उस पर पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, खुशनुमा माहौल को लेकर कहीं ना कहीं इसके तमाम आयाम हैं डॉक्टर जोशी और प्रोफेसर राजपूत, जिसको हमें समझना होगा और उसको विस्तार देने की जरूरत भी है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, डॉक्टर जोशी, प्रोफेसर राजपूत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने
विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी की भूमिका अविस्मरणीय है। उनके साथ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में खासा महत्व रखता है। दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे, दोनों ही उपनिवेशवाद और पूंजीवाद के खिलाफ थे। लेकिन जहां गांधी जी कार्यक्षेत्र उनका राजनीतिक था, तो वहीं टैगोर साहित्यिक व्यक्ति थे। दोनों में कई मुद्दों पर मतभेद ना होने के बाद भी वो एक दूसरे के प्रशंसक थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी, तो गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही वैश्विक शांति का समर्थन करते थे। राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार संकीर्णता, जातीय विभाजन और सामाजिक स्तरीकरण का विरोध करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र क्षेत्रीय विस्तार और छोटे देशों पर नियंत्रण करने की अपनी इच्छा को नहीं रोकते, तब तक विश्व शांति हासिल नहीं की जा सकती है। टैगोर और गांधी जी दोनों मानते थे कि अहिंसा के प्रयोग से अंततः अन्यायी और दमनकारी दूसरों का दमन करने की आवश्यकता और इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। महात्मा गांधी का मानवतावाद और मस्तिष्क के खुलेपन में वही गहरा विश्वास था जो टैगोर का था। टैगोर के समान गांधी जी का भी प्रकृति के साथ एक स्थायी सरोकार था। दोनों का मानना था कि प्रकृति के साथ एक जटिल, अंतरंग और सौहार्दपूर्ण संबंध में मानव चेतना का अद्वितीय स्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की समकालीन उपस्थिति आधुनिक भारत के लिए एक अनोखा वरदान था। रोचक तथ्य ये भी है कि हमारे देश में ये दो महान दार्शनिक विभूतियां ऐसी हुई हैं जो न सिर्फ अपने समय बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संबोधित करने में सक्षम थीं और दोनों ही गहन संवाद के साथ काम करते थे। अब ये दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर है कि हम विभिन्न धर्मों, मतों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच संवाद के संवर्धन में सक्रिय रूप से शामिल हों। मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसा महात्मा जो व्यक्ति से ऊपर उठकर एक विचारधारा बन गया। वो महात्मा जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा गया। आज दुनिया में महान कहे गए लोग भी गांधी जी से मिलकर खुद को धन्य मानते थे। आइंस्टीन, ओशो, मार्टिन लूथर किंग सहित दुनिया भर की तमाम महान हस्तियां गांधी विचारधारा पर गर्व करती थीं। महात्मा गांधी जहां महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं आइंस्टीन गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल कहते थे। गांधी के बारे में लिखते हुए आइंस्टीन ने कहा है कि मेरा मानना है कि गांधी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिक पुरुषों में सबसे प्रबुद्ध थे। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था। दुनिया में भांति भांति की भयानक हिंसक त्रासदी देखने के बाद आइंस्टाइन ने अपने घर में दो नई तस्वीरें टांग दी थीं। इनमें एक तस्वीर थी महान मानवतावादी एल्बर्ट श्वेट्जर की और दूसरी थी महात्मा गांधी की। आइंस्टाइन के इन दोनों आदर्शों में से एक, श्वेट्जर ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट में लिखा, गांधी का जीवन दर्शन अपने आप में एक संसार है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन महात्मा गांधी से उम्र में 10 बरस छोटे थे। ये दोनों व्यक्तिगत रूप से कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन एक बार आत्मीयतापूर्ण पत्राचार जरूर हुआ था। आइंस्टाइन ने 27 सितंबर 1931 को वेलालोर अन्नास्वामी सुंदरम के हाथों गांधी जी को चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में आइंस्टाइन ने लिखा था, अपने कारनामों से आपने बता दिया है कि हम अपने आदर्शों को हिंसा का सहारा लिए बिना भी हासिल कर सकते हैं। हम हिंसावाद के समर्थकों को भी अहिंसक उपायों से जीत सकते हैं। आपकी मिसाल से मानव समाज को प्रेरणा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहकार और सहायता से हिंसा पर आधारित झगड़ों का अंत करने और विश्व शांति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। भक्ति और आदर के इस उल्लेख के साथ मैं आशा करता हूं कि मैं एक दिन आपसे आमने सामने मिल सकूंगा। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए गांधी जी ने 18 अक्टूबर 1931 को लंदन से ही इस पत्र का जवाब आइंस्टाइन को लिखा। अपने संक्षिप्त जवाब में उन्होंने लिखा, प्रिय मित्र,
इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका आप समर्थन करते हैं। सचमुच मेरी बड़ी इच्छा है कि हम दोनों की मुलाकात होती, और वो भी भारत स्थित मेरे आश्रम में। आज लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, और जैसे बापू प्यार से नाम दिया गया महात्मा गांधी को, उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया, वैसे शास्त्री जी को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। उनकी सादगी और साहस से हर कोई परिचित है। बात 1965 के युद्ध की है, जब 1962 के युद्ध में भारत चीन से हार गया था। तब पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारतीय सेना की बाजुओं में इतना दम नहीं। इसी सोच के साथ उसने भारत पर हमला कर दिया। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपनाई गई रणनीति पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी थी। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में ये देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक गरीब परिवार से निकलकर और सबसे बड़े लोकतंत्र का कुशल नेतृत्व कर शास्त्री जी ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो तो वो कोई भी मंजिल पा सकता है। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। लाल बहादुर शास्त्री को वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। चाहे मौसम कैसा भी हो, वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर स्कूल जाते थे। उनकी हाई स्कूल और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। यहीं से उनको शास्त्री की उपाधि मिली। संस्कृत में स्नातक होने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। कठिन परिस्थितियों से उनका बचपन बीता, क्योंकि उनके पिता का निधन यानी कि मेरे दादा का निधन हुआ था जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे। तो वो अपने बलबूते पे मेरी दादी ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। उन्होंने उत्तीर्ण शिक्षा प्राप्त की और देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और फिर अंत में जैसा कि हम सब जानते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बने। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान किया। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। केवल 17 वर्ष के थे जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गए थे और वहाँ गांधी जी के भाषण से वो प्रभावित हुए और तभी उन्होंने तय कर दिया कि वे गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई की लड़ेंगे। वो 9 साल उसके बाद जेल भी गए और हर आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और कांग्रेस के सिपाही के रूप में उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। 1940 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। वे 1951 में
दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। उनके मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे और उसमें उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। पर एक शिक्षा प्राप्त की उन्होंने और वहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन में आए, स्वतंत्रता संग्राम में आए, बनारस में, वहाँ से इलाहाबाद से, और जो कहते हैं रियली ग्रास रूट से वो ऊपर बढ़ के बढ़े। वो कोई बैकग्राउंड के नहीं थे, कोई उनका बहुत बड़ा सपोर्टर उनके पीछे कोई नहीं था, फिर भी अपने कार्य कुशलता से, अपने सिंसेरिटी से, अपने परिश्रम से वो कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता बन गए ईस्टर्न यूपी के। और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ बनी तो उस मंत्रिमंडल में भी वो आ गए थे। सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भविष्य को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच स्पष्ट थी। अपने देश की क्षमता पर उनका दृढ़ विश्वास था और वे ये मानते थे कि तमाम बाधाओं के बावजूद देश मजबूत बना रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री बाहर से जितने नम्र और सरल थे, अंदर से उतने ही सख्त और साहसी व्यक्तित्व वाले थे। देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए कई अवसरों पर उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कठोर फैसले लिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को मनाना तभी साकार होगा जब हम उनके आदर्शों, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। बिल्कुल। और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, हम चाहे राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, सभी ने जो जनता है, जो लोग हैं, उनसे अपील की है कि हम बापू के सपनों को साकार करें और शास्त्री जी का दिखाए जो विचार है, उनके आदर्श हैं, उन पर चलने की कोशिश करें। और साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, आज पूरी दुनिया बापू को याद कर रही है। और जो यूएन चीफ है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने दुनिया से अपील की है, सबसे अपील की है, और उन्होंने जो अपना मैसेज है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज अहिंसा दिवस पर जो बापू के दिखाए रास्ता है उस पर चलना होगा। और एक तरह से उन्होंने पीस, ट्रस्ट एंड टॉलरेंस, यानी शांति, विश्वास और टॉलरेंस को लेकर, सहिष्णुता को लेकर कहा है कि जो बापू का दिखाया रास्ता है उस पर हमें चलना होगा ताकि हम दुनिया को एक न्यू एरा की तरफ, एक नए दौर की तरफ लेकर जा सकें। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं बापू के प्रिय भजन वैष्णव जनतों के साथ। इस भजन का आप आनंद लीजिए और बापू की और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लोग संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।